नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर सोना व्यवसायी से लगभग 2 करोड़ के सोना लूटकांड का खुलासा हुआ है। जेवर कारोबारी पारस सोनी के भाई संतोष सोनी ने ही लूट की पूरी साजिश रची थी। कुर्सेला के जिला पार्षद के गुर्गों के सहारे लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। अब तक इस पूरे मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई और की यहां पर गिरफ्तारी आगे चलकर हो सकती है। लूटे गए सोने का बड़ा हिस्सा और नगद यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। 25 जून को कटिहार के काढ़ागोला और बखरी रेलवे स्टेशन के बीच हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा कटिहार में सामने आया है, जहां पर कारोबारी के भाई ने ही लूट की साजिश रची थी। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सोने का बड़ा हिस्सा पुलिस ने बरामद किया है। और कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, यहां तो भाई ही लुटेरा निकला, आखिर किस वजह से लूट की साजिश रची गई और आगे और किन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर कटिहार रेल पुलिस और जिला पुलिस के जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन है, इसमें एक बड़ा सफलता हाथ लगा है। 25 जून को जो हाटे बाजार एक्सप्रेस में बड़ी लूट, लगभग 2 करोड़ की सोना लूट हुई है। पुलिस उसकी गुत्थी सुलझा ली है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात है कि दोनों भाई का बिजनेस को लेकर जो एक कंपटीशन था, उसी को लेकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये बात अब साफ हो चुका है। और एक इससे बड़ा एक और अपडेट है, जो स्थानीय स्तर पर लूट के घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें जो पारस सोनी जो पीड़ित व्यापारी है, उनके भाई संतोष सोनी, इस इलाके के जो एक जिला पार्षद है, उनके गुर्गों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कुल मिलाकर अब साफ हो चुका है कि इस जिला परिषद का भी इस लूट कांड के में सीधा संलिप्तता है और पुलिस अब उन्हें भी गिरफ्तार जल्द कर लेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 13 लोग इस लूट कांड के पूरे घटना में शामिल थे और इसका कनेक्शन नेपाल टू से लेकर शुरू करके कोलकाता तक था और बीकानेर में जहां से व्यापारी आए थे सोना डिलीवर करने, पूरे रैकेट को पुलिस ने खुलासा कर लिया है। और अब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूट के एक बड़ा हिस्सा सोना भी बरामद कर लिया गया है, नगद बरामद हुआ, कुछ नेपाली नोट भी बरामद किया गया और आगे हो सकता है इस इलाके के जो एक माननीय जिला परिषद है, जो इस लूट के घटना के प्रोवाइडर है, जो गुर्गों को प्रोवाइड किए थे, उनके भी गिरफ्तारी हो जाए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा उपलब्धि है रेल पुलिस के लिए और कटिहार जिला। सुब्रत, ये बताइए कि जिन 6 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, उनकी ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चलता था और किस तरीके से इस प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया गया? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इनसे? हम न्यूज 18 ने सीधे तौर पर जो गिरफ्तार हुए उस अपराधी से भी हम लोगों ने बातचीत किया। उन्होंने सीधे तौर पर कुर्सेला की वो जिला परिषद जो है, उनका नाम ले रहे हैं और उन्होंने बाकायदा बताया कि उनके द्वारा ही इन लोग को कांटेक्ट दिया गया था और कटिहार से लेकर कारागोला जो घटना स्थल है 25 तारीख को जहाँ लूट की घटना को अंजाम दिया, वहाँ का रेलवे टिकट इन लोग को दिया गया था और बताया इन लोग को गया था कि उनके ही आदमी जिस बैग में सोना रखा हुआ है उसका चिन्हासी दे देंगे और उसी बैग को लूटना है। हम कुछ गोपनीयता कारण उस जिला परिषद का नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में भी उस जिला परिषद का ठीक है। सुब्रत गुहा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर कटिहार से सामने आ रही है, जहां पर व्यापारी दंपति पर फायरिंग की गई है। पूजा करके दोनों पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे। फायरिंग में मेघनाथ यादव की मौत हो गई। गोलीबारी में मेघनाथ की पत्नी इस वक्त जख्मी बताई जा रही हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। आजमनगर के पलसा मोड़ के पास की ये पूरी घटना आपसी दुश्मनी में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि गिट्टी बालू व्यापारी मेघना यादव अपनी पत्नी स्वीटी देवी के साथ
पास के शिव मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से मेघनाथ यादव घायल होकर गिर गए। अपराधियों ने उनको दूसरी गोली मारी और फिर तीसरी गोली पत्नी पर चलाई गई, जो उनकी पत्नी के हाथ को छूती हुई निकल गई। इलाज के दौरान मेघनाथ यादव की मौत हो गई है, जबकि पत्नी इस वक्त जख्मी है। इधर पुलिस ने अपराधियों को जल्द पकड़ लेने का दावा किया है। दुश्मनी तो जब से हमारा शादी हुआ है तब ये से ये लोग का दुश्मनी है, पहले से है क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से हम आए हैं तब से ये लोग का दुश्मनी चल रहा था। और निरंजन यादव जी के पिता का क्या नाम? पंचलाल यादव। मेघनाथ यादव जी, जो कि सुबह सुबह मंदिर पत्नी को लेके गए थे और वापस आते टाइम कुछ बदमाश ने उनको बहुत नज़दीकी से गोली मार दिया। तो उनको लेके आए हम लोग हॉस्पिटल यहाँ पे आजमनगर, जो जहाँ की उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है और मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उचित कार्रवाई करे। हम लोग घटनास्थल पे आए हुए हैं, सारी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और विलंब गिरफ्तारी होगी और घटना में संलिप्त सभी अपराधकर्मियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वजह सर कुछ सामने आई? हत्या की वजह अभी तो फिलहाल सभी बता रहे हैं कि पूर्व में कुछ इन लोगों का आपसी विवाद था। और जहानाबाद में मीट पर महाभारत हुई है। मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र के चातर गांव का है, जहां मीट की गंध को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार चतर गांव निवासी उमेश यादव अपने घर में मीट बना रहे थे। मीट की गंध पड़ोसी के घर आ रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। उसमें उमेश यादव, रविंद्र यादव और ममता देवी जख्मी हो गए। घायलों को फिलहाल रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उमेश यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और पटना में अटल पथ पर कार और बाइक की टक्कर में घायल युवक अजय कुमार की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। एसके पुरी थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में अजय की मौत के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की बात कह रही है। परिजनों ने अस्पताल पर पैसे लेकर टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को भगाने का भी आरोप यहां पर लगाया है। तो वो आया, मतलब क्या बोलते हैं कि अपोजिट साइड से आके और सीधा मार दिया। ठीक मारने के बाद जो मतलब भागने की कोशिश किया तो पब्लिक को लोग उसे एकदम घेर लिया तो फिर उसको तो मतलब आना ही पड़ा लेकर यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे आने के बाद तो मतलब चला गया। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अभी वो मतलब कि हमको धोखा में रखा गया कि आपका भाई खतरा से बाहर है, बस कहीं चोट नहीं लगा, ना यहाँ लगा यहाँ नहीं, सब खाली मतलब छिलाया हुआ है, हल्का चोट है जो कि खून पोंछा जाएगा तो सब सही हो जाएगा। क्या हुआ? दर्द है। वो लोग बस ये डॉक्टर ये जो है ना रुआ से ऐसे करते रहे, ऐसे सीते रहे, रुआ से ऐसे करते रहे। और अब बात करते हैं उफान में नदियों और आफत में जान की। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर गंडक नदी के जलस्तर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों का यह सामान्य जलस्तर माना जाता है। जलस्तर में कमी के बाद गंडक किनारे रहने वाले लोगों का जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। नेपाल के जल अधिग्रहित क्षेत्रों में बारिश थमने के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर थम गया है और धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और ताज़ा अपडेट है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल गंडक नदी में 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो सामान्य माना जाता है बरसात के दिनों में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह गंडक नदी जो उफनाया गई थी और धीरे धीरे इसका जलस्तर सामान्य हो रहा है। और बढ़ती धारा को देखते हुए नावों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। तो दियरा में जितने जो खेतीबाड़ी के लिए जो किसान जाते थे, जो लोग जरूरतमंद लोग जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और जैसे जलस्तर नीचे गिरा है उसके बाद यहाँ स्थिति सामान्य बन रही है और नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है। अब स्थानीय किसान
आसानी से अपने खेतों तक पहुंच रहे हैं और खेती कर रहे हैं। एक किसान है, उनके साथ हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? कैसे पानी कम भइल बा? पानी कम भइल बा। कम हो गइल बा, तब हालात सामान हो गइल बा हाँ, ना, वो चलता हाँ ना हैं? चलते नहीं वाले हो ज्यादा ही बा चलते बा। तो अभी हालात सामान बा फिलहाल, हाँ, पानी कम भइल बा। पानी कम हो गइल बा। तो अब देख सकते हैं कि स्थिति धीरे धीरे गंडक और निचले इलाकों में जिस तरह पानी बढ़ने के बाद तबाही मच गई थी, वो हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो गया है और गंडक नदी के आसपास निचले इलाकों में रहने वालों लोगों का जनजीवन धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और इधर शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड के लोग सोम नदी पर एक पुल बनने की मांग कर रहे हैं, बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर पुल बन जाए तो तिलोखर से पानापुर गांव के बीच की दूरी महज 5 किलोमीटर रह जाएगी। फिलहाल यहां एक पगडंडी है जो बाढ़ के दिनों में पानी में डूब जाती है और लोगों को आर पार जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिले का अंतिम छोर पर बसा है यह पानापुर पंचायत गांव। यहाँ का मुसीबत काफ़ी है। बरसात आते के दिनों में बिल्कुल टापू ऐसा इलाका बन जाता है, बाढ़ से पूरा घिर जाता है इलाका। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस गांव में जो संपर्क पथ होना चाहिए, लखीसराय को जोड़ने वाला अथवा शेखपुरा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला, तिलोखर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ अभी पगडंडी है जिसे सड़क बनाना है। 5 किलोमीटर मात्र है और बरसात आते ही हम लोग का ऐसी हालत होता है कि घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं बांध टूट जाता है तो कहीं क्या होता है। इसके चलते ना मुख्यालय जा पाते हैं ना तो प्रखंड जा पाते हैं। 7 बार संसद महोदय पत्र लिखे हैं लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ पत्र लिखे हैं ये लोग? चिराग पासवान लिखे हैं, शेखपुरा लिखे हैं, पटना लिखे हैं, माने सारे व्यवस्था किए हुए हैं लेकिन आज तक ले कोई इसका परिणाम नहीं हुआ, निकसा है। ऐसी स्थिति में गांव के लोग काफ़ी मुसीबत में हैं, काफ़ी डरे हुए हैं कि फिर अगर बाढ़ आया तो फिर कैसे स्थिति में रह पाएंगे। ज़रूरत है सरकार को इस पर संज्ञान लेने का ताकि ये जो रोड है 5 किलोमीटर का वो बन पाए और फिर आवागमन सुगम हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और बिहार सरकार इस बार बाढ़ पीड़ितों के परेशानी को लेकर पहले से ही बेहद गंभीर है और इसका असर जिला स्तर की तैयारियों पर दिखने को मिल रहा है। कटिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन की ओर से अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाढ़ग्रस्त इलाके से जुड़े सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक बाढ़ से जुड़ी बीमारियों को लेकर दवा तो पहुंचाया ही जा रहा है, साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग बाढ़ के दौरान बांटे जाने वाली दवाइयों का किट भी यहां पर तैयार कर रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। बाढ़ के दस्तक के साथ ही सरकार और प्रशासन कई स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच कटिहार जो बाढ़ का रेड जोन कहा जाता है उस इलाके में एक तैयारी के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह का फूड पैकिंग की जो होता है इस तरह का तैयारी दिखाते हैं, लेकिन ये बड़ा अनोखा तस्वीर है। ये कटिहार दवा भंडार का तस्वीर है। आमतौर पर जो निर्देश दिया गया है यहाँ जो प्रवेश वर्जित है, लेकिन हम लोग अनुमति के आधार पर यहाँ तक आप पहुँचे और दिखाते हैं जो बाढ़ का मौसम में सबसे जरूरी कुछ दवा होता है, वो दवा इस तरह के, ये 5 तरह के दवा है, उसको इस तरह का पैकिंग करवाया जा रहा है और जो सूखा राशन के किट जाएगा उसके साथ ये दवा के किट दिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। हम लोग दवा भंडार का जो प्रभारी है उनसे बात कर लेते हैं। क्या किस तरह का पैकिंग हो रहा है? क्या ये दवा जो सूखा राशन सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ित को दिया जाता है उसमें हर एक किट में ये दवा का किट डाला जाएगा और दवा का किट में 5 तरह का दवा है जिसमें पानी साफ करने वाला है, उल्टी का दवा है, बुखार का दवा है, वो जो पैर में पानी लग जाता है उसके लिए दवा है और साथ साथ कि हम लोग ये एक निर्देश उसमें डालते हैं कि आपको कौन दवा किस तरह का यूज़ करना है, किस काम के लिए है। पर ये बेहद जरूरी विषय है। जो बाढ़ के दौरान जो जरूरी दवा है उसकी किल्लत होता है लोगों के पास और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ तक दवा पहुँचाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको लेकर ये प्रयास फिलहाल सराहनीय दिख रहा है। हालांकि बाढ़ के समय ये प्रयास कितना सफल होगा इसकी जमीनी जायजा सामने आएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार।
और इधर सीतामढ़ी में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यहां गांव के लोगों की जिंदगी नाव के भरोसे कट रही है। लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी राकेश रंजन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड में और रूनीसैदपुर प्रखंड का एक मंजर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि यह बागमती नदी है और बागमती नदी के इस तरफ रूनीसैदपुर प्रखंड पड़ता है और उस तरफ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके आने जाने का एकमात्र जरिया नाव होता है। जब बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है तो नाव के सहारे कोई ऐसा विकल्प नहीं जिसके सहारे लोग नदी को पार कर सके। और आप तस्वीर देख सकते हैं एक नाव पर कितने लोगों को सवार कराया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले लंबे अरसे से लोग यहाँ पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। और जब गंभीर स्थिति में कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको इसी नाव के सहारे नदी को पार कराया जाता है। तब इस नाव का जो रूप है, वो स्वरूप है, वो बदल जाता है और यह नाव एम्बुलेंस का रूप धारण कर लेता है। परेशानी हम लोग पुल का मांग करते हैं, बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मांग पूरा किया जाए। सर यहाँ पर जितनी कठिनाई हम लोग सहते हैं, बयान करें तो शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे बीमारी से हो या फिर राशन पानी, हर चीज के लिए यहाँ से डीलर के यहाँ भी लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो इस नाव से ही पार होकर के निकलना पड़ता है। तब से लोग यहाँ के 10 गांव के लोग यह परेशानी झेल रहे हैं। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है कि जो 1-2 आदमी डूब करके यहाँ पर हर साल न होता हो। बगैर नाव के कोई उपाय नहीं है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं लोगों के पास कितना ज्यादा कष्ट है और इस कष्ट के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं है। नाव ही एकमात्र सहारा है, वो भी नाव सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आम लोग जो है, जो यहाँ की लाखों की आबादी है, उनके द्वारा इस नाव की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए लोग आवागमन पूरी करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अब बात उन गुंडों की जो नाम के तो छात्र हैं, लेकिन इनका काम किसी गुंडों से कम नहीं है। ये छात्रावासों में गोली बंदूक और बारूद रखते हैं, आंदोलन के नाम पर ट्रेनों को जलाते हैं, आए दिन बात बात पे फायरिंग करते रहते हैं। इन गुंडों ने छात्र के नाम को बदनाम कर रखा है। ये गुंडे छात्र तो कतई नहीं हो सकते। तो पटना में एक बार फिर 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। ये फायरिंग पिरबहोर थाना क्षेत्र के मुसहलपुर हाट के पास हुई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की अगर माने तो वहां 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई। ये फायरिंग करने वाले कौन थे, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो गुंडे थे जो छात्रों के नाम पर लॉज में रहते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। इस बार इन्होंने इसलिए फायरिंग कर दी क्योंकि जहां वो रहते थे वहां शोर शराबा हो गया। फिर क्या दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर फायरिंग की गई। जाहिर है फायरिंग हुई तो जांच भी की जाएगी और गिरफ्तारियां भी होंगी। फिलहाल पुलिस इसी पर काम कर रही है। छात्रों के नाम पर हॉस्टलों और लॉज में डेरा जमाए बैठे गुंडे आए दिन उत्पात करते रहते हैं। बीते 25 जून को पटना के पटेल छात्रावास से बम बनाने का सामान मिला था। पुलिस की छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक छात्र जो पढ़ रहा है अभी कॉलेज में और वो यहाँ पे लॉज में रहता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में कमरे में कुछ लड़के शोर शराबा कर रहे थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। ये कल रात की बात है। तो दिक्कत आने के दौरान जो है इन्होंने जा कर के मना किया कि इस तरह से शोर शराबा मत कीजिए, हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसको लेके वो आक्रोशित हो गए और उस वक्त उनके बीच आपस में झड़प हुई थी। फिर सवेरे वो अपने ग्रुप के साथ आकर के इसको थ्रेट किया था कि तुमने ऐसा क्यों किया है, बार बार जो है हम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करो, हम लोग आपस में, मेरा कमरा, हम जैसे चाहें वैसे हल्ला करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 26 जून को पटेल छात्रावास में क्या कुछ पुलिस ने बरामद किया है। तो देखिए, स्टील के 7 डिब्बे यहां पर पुलिस ने बरामद किए हैं। प्लास्टिक के 2 टेप यहां पर बरामद किए गए हैं। तार लपेटे हुए 2 डिब्बे भी यहां पर बरामद किए गए हैं।
ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 26 जून को पटेल छात्रावास से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया। तार लपेटे हुए 2 डिब्बे यहां पर पुलिस की ओर से बरामद किए गए। 1100 ग्राम विस्फोटक यहां पर बरामद किया गया। 200 ग्राम सुतली बम यहां पर बरामद किया है। तो ये वो चीजें हैं जो पुलिस ने उस दिन जब छापेमारी करने पुलिस पहुंची तो वहां पर क्या क्या चीजें बरामद की गई, उस चीज को हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर टीवी स्क्रीन पर भी आप देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 26 जून को पटेल छात्रावास में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो क्या क्या मिला। स्टील के 7 डिब्बे वहां पर बरामद किए गए, प्लास्टिक के 2 टेप वहां पर बरामद किए गए, तार लपेटे हुए 2 डिब्बे मिलते हैं वहां पर पुलिस को। 1100 ग्राम विस्फोटक सामग्री वहां पर बरामद की जाती है। 200 ग्राम सुतली बम वहां पर बरामद किया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।